नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास में चर्चा करने जा रहे हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप जिस एग्जाम में राजस्थान के राजवंश लगते उनके लहजे से सबसे इम्पोर्टेंट है, और रीट वाले तो स्पेशल महाराणा प्रताप को तैयार करें क्योंकि राजवंश नए टॉपिक जोड़े गया है। तो महाराणा प्रताप से संभव है एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा, और आज की क्लास में उन प्रश्नों पे चर्चा करूंगा जो महत्वपूर्ण है रीट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेवाड़ है और मेवाड़ में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं महाराणा प्रताप पे। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप मित्रों मेवाड़ का राजा बनेगा, और ये मेवाड़ का राजा कब बनेगा तो बता दीजिएगा 1572 में। इतिहासकार लिखते हैं कि 28 फरवरी 1572 होली के दिन जैसे ही उदयसिंह की मृत्यु हुई, महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया गया। सबसे पहले तो यही देखना है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा बनता है तो महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन परिचय कैसा है। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन परिचय देखते हैं। पूछ ले महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। एग्जामिनर यहीं से खतरनाक प्रश्न उठाना स्टार्ट कर देते हैं, और हर एक बिंदु नोट कर लेना मित्रों। यहाँ से हर एक बिंदु से प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, और हर बार प्रश्न पूछा जाता है। एग्जामिनर पूछेगा प्रताप का जन्म, तो बता दीजिएगा 9 मई 1540। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सब याद करते हैं। यदि एग्जामिनर घुमाएगा तो आपसे पूछेगा विक्रमी संवत है, विक्रमी संवत है। यदि विक्रमी संवत में पूछ ले तो बता देना 1597 ईस्वी नहीं है। और पूछ ले महाराणा प्रताप की मृत्यु, तो मृत्यु भी 1597 में हो रही है, लेकिन 1597 ईस्वी है, ये विक्रमी संवत है। ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज में मत फंस जाना, अच्छे से क्लियर कर लेना। और यदि वो हिंदी माह में पूछे तो फिर पूछेगा ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया। ये जो ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया है, ये भी काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तीनों ही तिथियां। ध्यान रहे मित्रों, पूछ ले महाराणा प्रताप का जन्म कब हो रहा है तो बता देना 9 मई 1540। विक्रमी संवत पूछे तो 1597, पर 1597 में मृत्यु भी हो रही है, लेकिन वो ईस्वी में हो रही है, ध्यान से सुनना। और यदि हिंदी माह में पूछे तो ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हो रहा है। अब बड़ा प्रश्न ये कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ। एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही बिंदु काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपोर्टेंट। जितनी बार वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा सकते हो लगा देना और रट लेना। कहाँ की बात करें तो बता देना कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हो रहा है। ऑप्शन में एग्जामिनर दुर्ग देवी ना कुंभलगढ़, तो फिर बोलेगा क्या कटारगढ़ है। कटारगढ़, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में छोटा दुर्ग है, लेकिन ये मेवाड़ में सबसे ऊंचा है कुंभलगढ़ दुर्ग में, इसलिए ये दूर से देखने पे सबसे पहले यही दिखाई देता है। इसलिए मेवाड़ की आंख कहते हैं किसको, कटारगढ़ को। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। जब अपन दुर्ग पढ़ेंगे तो दुर्गों में भी सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक तो जूनागढ़ के किले को जमीन का जेवर, एक मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं तो मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन में एग्जामिनर ये भी नहीं दे, फिर चालाकी करे तो फिर बता देना कटारगढ़ में बादल महल में, कोई से में बादल महल में जन्म हो रहा है। एग्जामिनर ये भी नहीं दे, इसको भी छुपा ले तो फिर बता देना जूना कचहरी, जूना कचहरी में जन्म हुआ। एग्जामिनर ये भी नहीं दे तो फिर बता देना मामादेव कुंड के पास। मामादेव कुंड है वो मेवाड़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में केंद्र का भाग है, जहां रानियां निवास करती थी, जहां रानियां निवास करती थी वह मामादेव कुंड का कुंड केंद्रीय भाग है। एक बार और रिवाइज करें। यदि पूछे महाराणा प्रताप का जन्म तिथि में 9 मई 1540, ऑप्शन में ये नहीं हो तो विक्रमी संवत में पूछे तो 1597, और हिंदी माह में पूछे तो फिर बता देना ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन। कहाँ
कुमलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन में ये नहीं हो तो फिर बता दीजिए कटारगढ़ दुर्ग में, और ऑप्शन में कटारगढ़ दुर्ग भी नहीं हो तो फिर बता देना बादल महल में, बादल महल भी नहीं हो तो फिर बता देना जूना कचौरी। इनसे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्राथमिकता एग्जामिनर की यही रहती है। दोनों में से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, अच्छे से रट्टा मार लेना। आगे बढ़े। मैंने कहा महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई, मैंने कहा महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी कब? तो मैंने बताया 1572 में होली के दिन। किस दिन? होली के दिन। क्या हुआ? उदय सिंह वैसे कि उदय सिंह की रानियां, एक का नाम जयवंता बाई और एक का नाम धीर बाई, एक का नाम धीर बाई। ये जो जयवंता बाई है, इनका जो पुत्र होगा उसका नाम होगा महाराणा प्रताप, ये ज्येष्ठ पुत्र होगा बड़ा। और ये जो धीर बाई है, ये जैसलमेर की राजकुमारी है। कहाँ की? जैसलमेर की राजकुमारी। और जैसलमेर में कौन से राजा थे? तो बता दीजिए भट्टी राजा थे। इसलिए इसको बटियाणी, रानी बटियाणी कहते हैं, रानी बटियाणी कहा जाता है। किसको? तो बता दीजिएगा धीर बाई। अब दो रानियां हैं तो स्वाभाविक है कि प्रश्न ये भी पूछने वाला है कि तो फिर महाराणा उदय सिंह सर्वाधिक प्यार किसको करता था, किसको प्रेम करता था? तो बता दीजिएगा कि भाटी राजवंश से संबंध रखने वाली रानी भटियाणी यानी धीरबाई से सर्वाधिक प्यार करता था। और एक दिन धीरबाई भटियाणी ने कहा कि महाराज, तो उदय सिंह ने कहा कि क्या है? तो कहा कि महाराज, बड़ा पुत्र आपका प्रताप है और मेरा पुत्र जगमाल है, मैं आपकी प्रिय रानी हूं, तो मेरा भी कहा मान लो। तो फिर उदय सिंह समझ गया कि ये क्या मांगने वाली है। राजपुताना परिपाटी के अनुसार बड़ा पुत्र राजा बनेगा, युवराज ही राजा बनेगा। और यहाँ धीरबाई भटियाणी के प्यार में इतना पागल था उदय सिंह की भटियाणी के कहने पे योग्य पुत्र प्रताप को राजा नहीं बनाया गया और जगमाल को राजा बना दिया गया। अब मेवाड़ के सरदार और मंत्री नाराज इस बात से कि एक योग्य व्यक्ति को राजा नहीं बनाया गया। अब उदय सिंह ने धीरबाई भटियाणी की बातों को मान लिया और मेवाड़ का राजा बना दिया जगमाल को राजा बना दिया। फिर क्या हुआ? एक दिन जगमाल को हटाया गया। किसने हटाया? तो बता देना मेवाड़ के सरदार और अखेराज सोनगरा ने जगमाल को मेवाड़ राजपद से हटा दिया। और फिर हटाया तो राजा किसको बनाया गया? प्रताप को। जब प्रताप को राजा बनाया गया तो उसकी कमर में तलवार बांधने का काम किसने किया? ये राजपुताना की परिपाटी है, ये प्रथा है कि राजा बनाया जाएगा तो फिर कमर में तलवार बांधी जाएगी। तो कमर में तलवार बांधी थी मित्रों कृष्णदास ने। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कृष्णदास ने इसके कमर में, प्रताप के कमर में तलवार बांध दी। और कहते हैं कि 1572 में प्रताप को मेवाड़ का राजा बना दिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि 28 फरवरी 1572 में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई। उसी दिन महाराणा प्रताप को राजा बना दिया गया था। अब जब प्रताप को हटा करके, जगमाल को हटा करके प्रताप को राजा बना दिया गया तो नाराज कौन होगा? जगमाल होगा। जगमाल नाराज होकर के क्या करेगा? अगले पेज पे देखते हैं। ये जगमाल हो गया क्या? नाराज। अब जगमाल नाराज है तो ये कहाँ जाएगा? तो बता देना जगमाल नाराज होकर के अकबर की शरण में चला गया। किसकी शरण में? अकबर की शरण में। जगमाल नाराज होकर के अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने जगमाल को जागीर दे दी जाते ही। कहाँ की? तो बता देना झाजपुर की। अकबर ने झाजपुर की जागीर दे दी। किसको? जगमाल को। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, अकबर ने जगमाल को कहाँ की जागीर दी? झाजपुर की। यही नहीं मित्रों, सिरोही का राजा है कौन? तो बता दीजिएगा राव
राव सुल्तान सिरोही का राजा है और राव सुल्तान से सिरोही का आधा राज्य छीन करके किसको दे दिया? जगमाल को। आधा राज्य किसको दे दिया? जगमाल को। और आधा राज्य किसको दे दिया? राव सुल्तान को। बड़ा अच्छा प्रश्न है, समझ विकसित कर लीजिएगा यहीं से कि जब एक राजा है और उसके आधे राज्य को किसी दूसरे राजा को दे दिया जाए तो क्या उसके मन में खुशी आएगी? नहीं, द्वंद्व पैदा होगा, टीस पैदा होगी। तो जगमाल और राव सुल्तान के बीच में आपसी टीस पैदा हो गई। एक चाह रहा है कि आधा ही राज्य मिला है, पूरा क्यों नहीं मिला, और दूसरा चाह रहा है कि मेरा आधा राज्य क्यों दे दिया गया। कहते हैं कि इसी के परिणाम स्वरूप जगमाल और राव सुल्तान के बीच में 1583 में एक युद्ध लड़ा गया, जिसका नाम था क्या? तो बता देना, दत्तानी का युद्ध। कौन सा युद्ध? दत्तानी का युद्ध। और इस दत्तानी के युद्ध में ये जगमाल मारा जाता है। कौन मारा जाता है? जगमाल। मैं यही बताने वाला था कि जगमाल नाराज होकर के यदि अकबर की शरण में चला गया तो फिर जगमाल मारा कब? तो फिर बता दीजिएगा कि अकबर ने जाते ही जहाजपुर की जागीर दे दी। किसको? जगमाल को। सिरोही का आधा राज्य दे दिया। सिरोही का आधा राज्य सिरोही पहले से किसके पास था? राव सुल्तान के बीच में आधा राज्य देते ही राव सुल्तान के मन में ठीस पैदा हो गई। दोनों के बीच में आगे जाकर के मित्रों 1583 को युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम क्या? दत्तानी का युद्ध। दत्तानी के युद्ध में जगमाल मारा जाता है। अब महाराणा प्रताप पे पुनः लौटते हैं। प्रताप का राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक। प्रताप का राज्याभिषेक मित्रों 2 बार होता है। पहली बार प्रताप का राज्याभिषेक होगा कहाँ? तो बता दिया, गोगुंदा में। गोगुंदा में राज्याभिषेक होगा पहली बार राज्याभिषेक कहाँ होगा? तो बता दीजिए, गोगुंदा में। और मैं ये कहूं कि विधिवत रूप से प्रताप का राज्याभिषेक, यानी दूसरी बार प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हो रहा है? तो बता दीजिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में हो रहा है। अब जब विधिवत रूप से राज्याभिषेक हो रहा है तो मुख्य अतिथि अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी चुने जाएंगे और अन्य अड़ोसी पड़ोसी राजा महाराजाओं को भी निमंत्रण देकर के बुलाया जाएगा। तो कहते हैं कि प्रताप का जब विधिवत रूप से दूसरी बार राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ तो उस समय मारवाड़ का राव चंद्र सेन दरबार में उपस्थित था। राव चंद्र सेन। और कहते हैं मित्रों कि राव चंद्र सेन मुगलों के खिलाफ जिस नीति को लेकर के चल रहे थे उनका अनुसरण कर रहा था। कौन? महाराणा प्रताप। इसलिए महाराणा प्रताप से पहले राव चंद्र सेन ने ही जो नीति अपनाई थी अग्रगामी की, कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहेंगे? महाराणा राव चंद्र सेन को, क्योंकि राव चंद्र सेन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है और संघर्ष का रास्ता चुनता है, और प्रताप भी वही संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। इसलिए राव चंद्र सेन से 2-3 प्रश्न बड़े बढ़ेंगे। पूछ ले कि प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन है? प्रताप का पथ प्रदर्शक यानी प्रताप को रास्ता दिखाने वाला, तो फिर बता दीजिएगा राव चंद्र सेन। और पूछ ले कि प्रताप का अग्रगामी कौन है? प्रताप से आगे चलने वाला अग्रगामी। पूछ ले प्रताप का अग्रगामी कौन है? तो भी बता दीजिएगा राव चंद्र सेन। और राव चंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, और ये पहाड़ियों में भटकता संघर्ष करता रहा, इसलिए इसको मारवाड़ का भूला विसरा राजा कहते हैं। ये महाराणा प्रताप से संबंधित काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि महाराणा प्रताप राव चंद्र सेन से संबंधित है। यदि पूछ ले महाराणा प्रताप का अग्रगामी कौन है, पथ प्रदर्शक कौन है, पहले रास्ता दिखाने वाला, तो बता दीजिएगा राव चंद्र सेन। अग्रगामी कौन? तो राव चंद्र सेन। मारवाड़ का प्रताप कौन? तो राव चंद्र सेन। भूला विसरा राजा किसे कहेंगे? तो राव चंद्र सेन को कहेंगे। ये मारवाड़ का भूला विसरा राजा था और इनके पथ चिन्हों पे चल रहा था मित्रों। कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हर एक राव चंद्र सेन की नीति का अनुसरण कर रहा है। ये जब दूसरी बार विधिवत रूप से राज्याभिषेक हो रहा है किसका? महाराणा प्रताप का। उस समय दरबार में उपस्थित था कौन? राव चंद्र सेन। तब आगे बढ़ते। अब यदि मैं कहूं कि मेवाड़ का राजा बनाया गया है किसको? प्रताप को। तो प्रताप के सामने चुनौतियां कौन सी है?
प्रताप के सामने चुनौतियां सबसे बड़ी है अकबर की। किसकी है? अकबर की। अब अकबर क्या करेगा? महाराणा प्रताप के को अपनी तरफ मिलाने के लिए कुछ सैनिकों को भेजेगा बार बार, और जो सैनिक अभियान भेजेगा उसको कहेंगे शिष्टमंडल, क्योंकि सैनिक अभियान युद्ध के लिए होता है। और यहाँ अकबर युद्ध नहीं करता है, प्रताप के पास अपने सेनापतियों को भेजता है और कहता है कि आप अधीनता स्वीकार कर लो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपका राज्य भी दे देंगे, पर आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो अकबर ने सबसे पहले क्या किया तो बता देना, शिष्टमंडल भेजे। कौन से? शिष्टमंडल भेजे, यानी शिष्टाचार के तहत है वो अकबर अपने अधीन लाना चाह रहा है किसको? प्रताप को। तो शिष्टमंडल भेजे गए अकबर की तरफ से। वो कितने शिष्टमंडल भेजे गए तो बता देना, 4 शिष्टमंडल भेजे गए। पहला शिष्टमंडल भेजा गया कब तो बता देना, 1572 में। 1572 में किसको भेजा गया तो बता देना, जलाल खां को। किसको भेजा गया? जलाल खां को। और दूसरा शिष्टमंडल कब भेजा गया तो बता दीजिएगा, दूसरा भेजा गया जून 1573 को। किसको भेजा गया तो बता देना, मानसी को भेजा गया, मानसी को। और तीसरा शिष्टमंडल कब भेजा गया तो फिर बता दीजिएगा, सितंबर में भेजा गया। और सितंबर 1573 में भेजा गया। किसको भेजा गया तो बता देना, भगवंत दास को भेजा गया। और पूछ ले चौथा शिष्टमंडल के रूप में किसको भेजा गया तो बता देना, कब का पूछे तो दिसंबर में, और सन पूछे तो 1573 में ही। और किसको भेजा गया तो बता देना, टोडरमल को। टोडरमल को। ये 4 अकबर ने शिष्टमंडल भेजे किसके पास? प्रताप के पास। लेकिन प्रताप टस से मस नहीं हुआ। प्रताप ने संघर्ष का रास्ता चुन लिया, और वो राजपूताने के आन बान शान को किसी की अधीनता स्वीकार करने पे सहन नहीं कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा याद रख लिया, ट्रिकली याद रखो। तो ये छोटी सी ट्रिक है, हर बार हर टीचर बताता है, मैं भी बता देता हूँ। जमा भट्टो, ये ट्रिक है जमा भट्टो की। ऐसे लिख लोगे, जमा भट्टो। इसका मतलब जय का मतलब जलाल खां, माँ का मतलब मानसी, और भय का मतलब भगवंत दास, और टो का मतलब टोडरमल। ये जमा भट्टो एक ट्रिक है, लेकिन मैं ट्रिक पे ज्यादा विश्वास नहीं करता। यदि वो ऐसे भी पूछ ले कि मानसी को कब पूछा गया और ऑप्शन में वो दे दे मार्च है, जून है, सितंबर है, दिसंबर, तो फिर क्या करोगे? फिर ट्रिक तो फेल हो जाएगी। लेकिन तिथियों में फंसा देगा। आजकल एग्जामिनर क्या करता है कि आजकल एग्जामिनर सीधे प्रश्न नहीं पूछता है, खतरनाक से खतरनाक प्रश्न पूछता है। पढ़ी हुई चीजें होती है लेकिन फिर भी गलत करवा लेते हैं। किस लिए? क्योंकि अपन लोग इन ट्रिकों पे विश्वास कर लेते हैं, इन तिथियों पे जो गौर फरमाने वाले, जहां से एग्जामिनर हमें फंसा सकता है, वहां पे ध्यान नहीं देते। इसलिए पहला 72 में भेजा गया, फिर बाकी तीनों है वो 73 में भेजे गए। लेकिन याद रखे, जून में भेजा गया दूसरा, और तीसरा सितंबर में, और चौथा दिसंबर में। ये भी याद रखे, अच्छे से रट्टा मार लेना। ये ट्रिक से काम नहीं चलने वाला, ये तिथियां रट लेना मित्रों अच्छे से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इन जब शिष्टमंडलों से काम नहीं चला तो अब अकबर क्या करेगा? अकबर युद्ध के द्वारा, कहते हैं कि अकबर युद्ध के द्वारा महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहेगा। ऐसे में कहते हैं कि जब मानसी, ये जो मानसी दूसरे अभियान पे गया था, प्रताप को शिष्टमंडल के रूप में गया था, उस समय जब कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि जब प्रताप के पास मानसी चला गया तो मानसी के भोजन की व्यवस्था करवाई गई, और उदय सागर झील के किनारे मानसी को ठहराया गया। और शाम का भोजन का समय हुआ, उस समय महाराणा प्रताप स्वयं नहीं गए खाना खाने के लिए, तो फिर किसको भेजा? अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। और जब महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा तो मानसी ने पूछा कि आपके महाराज क्यों नहीं आए भोजन के लिए? तो फिर अमर सिंह ने कहा कि महाराज सिर दर्द कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं है महाराणा प्रताप की, हमारे महाराजा की। तो फिर कहा कि आप ऐसा कीजिए कि ये खाना भी वापस ले जाए, सिर का दर्द है, सिर का इलाज हम करेंगे। तो कहते हैं कि किसी सैनिक ने यह भी कह दिया कि कोई ना, आप आ जाना और अपने फूफा जी को भी साथ में ले आना। फूफा जी का मतलब अकबर को भी साथ में ले आना। ऐसा वृतांत कुछ इतिहासकार लिखते हैं, लेकिन सत्यता के तौर पे क्या सत्य है इसका किसी को मालूम नहीं है। इतिहासकारों ने जो लिखा, जो हम लोगों ने पढ़ा, वो मैंने बताया। कुछ भी हो, हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला है, अपन को जाना है सीधा कहाँ? हल्दी घाटी के युद्ध पे। हुआ ऐसे कि अब मित्रों 18 जून 1576 के दिन
युद्ध लड़ा जाएगा और इस युद्ध का नाम होगा क्या? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाएगा ये 18 जून 1576 को लड़ा जाएगा। लेकिन इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बात करें, याद रखना, इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बात करें तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध लड़ा जाएगा 21 जून 1576 को। कब लड़ा जाएगा? 21 जून 1576 को लड़ा जाएगा। और जब ये 1576 में युद्ध लड़ा जाएगा, अब आपका प्रश्न ये कि सर ये जो दो तिथियां आ गई तो हम तो कंफ्यूज में फंस गए, तो फिर कौन सी याद रखें? तो ध्यान रखना मित्रों, यदि आरपीएससी एग्जाम करवा रही है, कौन सी आरपीएससी एग्जाम करवा रही तो 18 जून वाला पूछेगी। और यदि यूपीएससी करवा रही है, कौन सी? यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में पूछा जाएगा, यूपीएससी पूछेगी तो फिर 18 को नहीं, फिर वो 21 जून को पूछेगी। यूपीएससी 21 को पूछेगी या आरपीएससी 18 को पूछेगी, दोनों याद रखे। सीधा पूछ ले डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया तो 21 जून 1576 बता दीजिएगा। और सीधा ही इतिहासकारों के अनुसार पूछ ले सीधा तो 18 जून, गोपीनाथ शर्मा मेंशन किया हो तो फिर बताना है 21 जून। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब आ गया होगा। अब क्या हुआ कि हल्दी घाटी का युद्ध होगा, तो हल्दी घाटी थोड़ा सा देख लेते हैं। हल्दी घाटी पूछ ले कहाँ है, हल्दी घाटी पूछ ले, हल्दी घाटी कहाँ है। एग्जामिनर फिर यहाँ से टफ प्रश्न पूछेगा और निचोड़ के पानी निकाल देगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके धैर्य की, आपकी प्रशंसा की चुनौतियां यही है महाराणा प्रताप में। महाराणा प्रताप की हर एक चीज, हर एक बिंदु को अच्छे से रट लेना। पूछ ले हल्दी घाटी कहाँ है तो सीधा उत्तर आएगा खमनोर, खमनोर की पहाड़ी एंड गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी। इन दो पहाड़ियों के बीच में हल्दी घाटी है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ नदी का रंग पीला हो जाता है इसलिए हल्दी के समान होता है तो हल्दी घाटी कहते हैं। और यदि ये पूछ ले कि ये पहाड़ियां नहीं, सीधा पूछ ले हल्दी घाटी कहाँ है तो बता देना रकत तलाई में, रकत तलाई में। एग्जामिनर ये सारे नहीं पूछे, यदि नदी पूछ ले कि किस नदी के किनारे लड़ा गया, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया तो बता देना बनास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। और एग्जामिनर ये भी नहीं पूछे, सीधा जिला पूछे तो हल्दी घाटी कहाँ है तो बता देना राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद में। उम्मीद करता हूं कि एक एक बिंदु, एक एक शब्द है वो समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी स्थान कहाँ है तो उत्तर आएगा राजसमंद में। पूछ ले ये भी नहीं हो तो पूछ ले तो कौन सी पहाड़ियों के बीच में? खमनोर की पहाड़ी और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में है। फिर एग्जामिनर ये भी पूछ ले कि हल्दी घाटी कहाँ है तो बता देना रखत तलाई में। मित्रों दुग्ध तलाई अलग है, दुग्ध तलाई अलग है, ये रखत तलाई है। और पूछ ले किस नदी के किनारे तो बता देना बनास नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, युद्ध लड़ा जाएगा। बात आ गई कब की? 18 जून 1576 की। एक तरफ प्रताप की सेना है और दूसरी तरफ मुगल सेना है। हुआ ऐसे कि प्रताप की सेना है तो प्रताप ने युद्ध की नीति तैयार की है, युद्ध की रणनीति बना रहा है कौन? महाराणा प्रताप। और इधर युद्ध की नीति रणनीति तैयार कर रहे हैं कौन तो बता देना मुगल सेना, मुगल सेना। ये जो युद्ध नीति है ये तैयार की गई है, प्रताप ने कहाँ तैयार की युद्ध की नीति तो बता देना कुंभलगढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। पूछ ले कि कुंभलगढ़ दुर्ग में नीति तैयार की तो प्रताप का शास्त्रागार कहाँ था, जहां अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे, शास्त्रागार तो बता देना मायरा डुंगरी, बता देना मायरा डुंगरी या मायरा मगरी भी कहते हैं इसको, मायरा मगरी भी कहते हैं। मायरा मगरी मित्रों उदयपुर में ही है और यहाँ महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। तो मायरा की गुफा बोल सकते हो, मायरा की गुफा। और ये कहाँ है तो बता देना उदयपुर में ही है,
उदयपुर में। ये महाराणा प्रताप का शस्त्रागार है जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। उधर मुगल सेना है, और मुगल सेना युद्ध की नीति रणनीति कहाँ तैयार कर रही है तो बता देना, मैगजीन के किले में। किस किले में? मैगजीन के किले में। पूछ ले कि मैगजीन के किले को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो इसी मैगजीन के किले को अकबर का किला कहा जाता है। किसका? अकबर का किला कहा जाता है। और ये मुगलों ने निर्माण करवाया था, अकबर ने निर्माण करवाया था, इसलिए ये राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम पद्धति से एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम पद्धति से बना गया दुर्ग है। कौन सा? मैगजीन का दुर्ग। इसको अकबर का दौलत खाना कहते हैं। अकबर का दौलत खाना कहते हैं। हर एक लाइन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि इधर महाराणा प्रताप युद्ध की रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, तो कहाँ, किस किले में? तो बता देना कुंभलगढ़ के किले में बैठ के युद्ध की नीति तैयार कर रहा है। और शस्त्रागार कहाँ है, अस्त्र शस्त्र कहाँ रखे गए, तो बता देना मायरा की गुफा में या मायरा की डूंगरी में। कहाँ है? उदयपुर में। पूछा जाए कि मुगल सेना अपने युद्ध की नीति कहाँ बना रही है, तो बता देना मैगजीन के किले में। और मैगजीन के किले को क्या कहते हैं? अकबर का किला कहते हैं, इसे अकबर का दौलत खाना कहते हैं। और मुस्लिम पद्धति से निर्मित राजस्थान का एकमात्र किला है। याद रहे मित्रों, जब मुगल पढ़ेंगे उस समय इस पे चर्चा करेंगे। जहांगीर के समय में सन टॉमसरो 1616 में आकर के यहाँ जहांगीर से मिलता है, इसी किले में आकर के। जब मुगल पढ़ेंगे तब और चर्चा करेंगे। माजरा समझ में आ गया होगा। दोनों युद्ध की नीतियां तैयार कर रहे हैं। फिर प्रताप की सेना की बात करें। प्रताप की सेना को 3 तरीके से सजाया गया। कितने तरीके से? 3 तरीके से। सेना का जो अग्रिम भाग था, सेना का अग्रिम भाग था, उसको कहा गया क्या, तो बता देना हरावल कहा गया। और सेना का जो मध्य भाग था उसे कहा गया ढोलान। क्या कहा गया? ढोलान। और सेना का जो अंतिम भाग था उसे कहा गया चंदावल। याद रहे मित्रों कि हरावल सेना का नेतृत्व है, प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बता देना हकीम खां। कौन कर रहा था? यदि पूछ ले प्रताप, एक बार के लिए बैक जाके देखता हूं, मैं मिस कर गया मैं। हाँ ठीक है। यदि पूछ ले प्रताप ने, यानी महाराणा प्रताप ने सेना को कैसे सजाया, प्रताप ने, और मुगल सेना ने अपनी सेना को कैसे सजाया, मुगलों ने, तो बता देना प्रताप ने तो 3 तरीके से सजाया और मुगलों ने 2 तरीके से। प्रताप की सेना में जो अग्रिम पंक्ति है उसे कहा गया हरावल पंक्ति, हरावल सेना। कौन सी सेना? हरावल सेना। मध्य की सेना को कहा गया मित्रों ढोलान। और जो लास्ट की पंक्ति है, अंतिम पंक्ति, उसे कहा गया चंदावल कहा गया। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि सेना का अग्रिम पंक्ति क्या कहलाती है? हरावल, मध्यम पंक्ति ढोलान और अंतिम पंक्ति चंदावल। पूछ ले महाराणा प्रताप की सेना में अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व है किसने किया, तो बता देना हकीम खां सूर ने। ये प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। पूछ ले ढोलान का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो स्वयं महाराणा प्रताप बीच में सेना का कमांड दे रहा है। और पूछ ले पीछे वाली पंक्ति यानी चंदावल पंक्ति है, सेना की पिछले भाग को चंदावल कहते हैं, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो बता देना भील पुंजा। और यदि यहाँ मुगल सेना की बात करें तो मुगल सेना में एक तो अग्रिम पंक्ति थी हरावल, और एक पिछले लास्ट वाली पंक्ति थी जिसका नाम क्या? चंदावल। ये 2 ही तरीके से सजाया गया था। बीच वाले ढोलान का यहाँ कोई सजाने की सजावट नहीं की गई थी, ढोलान इस सेना में नहीं था। पूछ ले हरावल, मुगल सेना के हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? स्वयं मानसी कर रहा था। कौन कर रहा था? स्वयं मानसी कर रहा था। और पूछ ले चंदावल सेना का, तो बता देना आसफ खां मुगल सेना का कमांडर है, पीछे से कमांड दे रहा था। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है मित्रों, रट्टा मार लेना इनका।
सेना में 3 पंक्तियां होती है। आगे की पंक्ति हरावल कहलाती है, मध्य की पंक्ति ढोलान कहलाती है और लास्ट वाली अंतिम पंक्ति सेना की क्या कहलाती है? तो बता देना चंदावल। सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, ये इतिहास की शब्दावली है, अच्छे से रट्टा मार लेना। क्या हुआ? प्रताप की सेना मेवाड़ से निकली है। कहां से निकली? मेवाड़ से निकली और लोसिंग में आकर के ठहर गई। सेना ने पड़ाव डाल लिया और लोसिंग पूछ ले कहां है? तो बता देना राजसमंद में। कहां है? राजसमंद में। वेरी इंपोर्टेंट, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि प्रताप की सेना ने कहां शिविर लगाया था? तो बता देना लोसिंग में। लोसिंग कहां है? तो बता देना राजसमंद में। और इधर पूछ ले कि मुगल सेना ने कहां पड़ाव डाला? तो मुगल सेना ने पड़ाव डाला था मित्रों कहां? तो बता देना मोलेला में। मोलेला में। और मोलेला कहां है? तो बता देना राजसमंद में। अच्छे से रट्टा मार लेना, सीधे के सीधे एग्जाम में आने वाले प्रश्न सामने पड़े। मुगल सेना ने अपना पड़ाव कहां डाल लिया? तो बता देना मोलेला में। और मोलेला कहां है? राजसमंद में। जब हम लोग हस्तकला पढ़ेंगे उस समय भी मोलेला को पढ़ेंगे, ध्यान रखना। और यदि पूछ ले प्रताप की सेना ने अपना अंतिम पड़ाव कहां डाला था प्रताप की सेना ने, तो फिर बता देना लोसिंग में। लोसिंग कहां है? तो बता दीजिएगा राजसमंद में। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। क्या होता है? बात है 18 जून की 1576 की। दोनों सेना आपस में भिड़ गई। कहां? हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी में। कहते हैं मित्रों को ये जो राजपूत सेना थी, राजपूत सेना प्रताप की सेना का पहला वार इतना खतरनाक था कि मुगल सेना भाग खड़ी हुई। कौन सी सेना? मुगल सेना भाग खड़ी हुई। इतिहासकार बदायूं लिखता है कि मैं प्रत्यक्षदर्शी था और पहला राजपूतों का इतना भयंकर वार था कि मुगल सेना बिखर गई। महाराणा प्रताप बीच में से सेना को चीरते हुए सीधे मानसी के मर्दाना हाथी तक पहुंचा और अपने चेतक सवार पे महाराणा प्रताप के घोड़े ने सीधे, कहते हैं कि मानसी का घोड़ा था मर्दाना, उस पे पैर लगा लिए और प्रताप ने वार कर दिया अपने अस्त्र से। जैसे ही वार किया भाले से, तो कहते हैं कि मानसी ओहदे में छिप गया और इतना भयंकर तेज वार था कि ओहदे के आर पार चला गया। क्या भाला? किसका? महाराणा प्रताप का। जैसे ही मानसी उठा तो कहते हैं कि हाथी ने अपने सूंड को नीचा किया। जैसे ही नीचा किया तो प्रताप के चेतक घोड़े ने अपने पैर हटाए। कहते हैं कि मानसी के जो हाथी था उसके यहाँ दांतों में लगे हुए थे खंजर। मित्रों उस खंजर से महाराणा प्रताप के पैर कट गया और घोड़ा घायल हो गया। अचानक से मेवाड़ का सरदार, सेना में मेवाड़ी सरदार था, मेवाड़ी सरदार जिसका नाम था झाला बिदा, ये सब देख रहा था। झाला बिदा। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर झाला बिदा और कुछ बुकों में दे रखा है, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है क्या झाला मन्ना? तो याद रहे मित्रों, झाला बिदा और झाला मन्ना दोनों एक ही है, एक ही व्यक्ति के नाम है। झाला मन्ना कह दो, झाला विदा कह दो, ये दोनों एक ही नाम है। इस झाला विदा ने तुरंत महाराणा प्रताप की सहायता की। महाराणा प्रताप के पास गया कि कहा महाराज आप अपना मुकुट और तलवार मुझे दे दीजिए, आप रण क्षेत्र से बाहर निकलिए और चेतक घोड़े का क्या कर लीजिए? इलाज कर लीजिए। कहते हैं मित्रों की घायल महाराणा प्रताप का घोड़ा था। झाला बीजा ने महाराणा प्रताप का सारा मुकुट धारण कर लिया और वेशभूषा धारण कर ली, तलवार ले ली ताकि मेवाड़ी सेना हताश नहीं हो कि हमारा राजा युद्ध में नहीं लड़ रहा है। और झाला बीजा मानसी के साथ में मुगल सेना के साथ में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। कहते हैं कि मुगल सेना एकदम से पीछे हट रही थी। उसी समय एक मेहतर खां नाम का सैनिक था, मेहतर खां नाम का, और इस मेहतर खां नाम के सैनिक ने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर आ गया है, क्योंकि बादशाह अकबर दिल्ली में बैठा है, यहाँ नहीं है। अकबर इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप में नहीं लड़ रहा है, उनके सेनापति मानसी के नेतृत्व में सेना लड़ रही है। मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैलाती कि बादशाह अकबर आ गया, बादशाह अकबर आ गया।
और टूटी हुई बिखरी हुई मुगल सेना ने पुनः जोश के साथ में हथियार उठाए और जोश और जुनून के साथ में लड़े। अंत तो गतवा यह हुआ कि मेवाड़ की सेना अंतिम युद्ध की हार की तरफ निकल गई। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये युद्ध अनिर्णित था। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि अंतिम रूप से हरा ही नहीं पाए थे किसको, महाराणा प्रताप को, इसलिए ये युद्ध क्या है, अनिर्णायक युद्ध निकला। अब क्या होता है, मुगल सेना हावी है, प्रताप निकल गया है यहाँ से, झाला बीदा शहीद हो गया है। तो अगला प्रश्न ये कि महाराणा प्रताप जब युद्ध से निकला तो इसने अपना एंड अपने चेतक नाम के घोड़े का इलाज कहाँ करवाया? तो फिर बता दीजिएगा, कोल्यारी गांव में। कौन से गांव में? कोल्यारी गांव में ये इलाज करवाता है, अपने घोड़े का इलाज करवाता है। कौन? महाराणा प्रताप। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े का इलाज कहाँ किया था, घायल घोड़े का? तो बता देना कोल्यारी गांव में। और मित्रों ध्यान रहे, कोल्यारी गांव है, इसके निकट ही, कोल्यारी गांव के निकट ही कमलनाथ की पहाड़ियां हैं। कौन सी? कमलनाथ की पहाड़ियां। और इन पहाड़ियों के बीच में बसा है कौन? तो बता देना आवरगढ़। कौन बसा है? तो बता देना आवरगढ़ बसा है। और ये आवरगढ़ महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी रही थी, अस्थायी राजधानी। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न है, मैंने कहा कि प्रताप का चेतक घोड़ा घायल हो गया तो किस गांव में इलाज कराया गया घोड़े का? तो बता देना कोल्यारी गांव में। और मैंने कहा कोल्यारी गांव के पास कमलनाथ की पहाड़ियों हैं और इन पहाड़ियों के बीच में आवरगढ़ बसा है। आवरगढ़ को महाराणा प्रताप ने अस्थायी राजधानी बनाया था। काफी इंपोर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, टू द पॉइंट रट लीजिएगा। एक पर्सन एक लाइन इंपॉर्टेंट है महाराणा प्रताप की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहते हैं कि प्रताप इलाज करवा करके घोड़े का और आगे बढ़ रहा था, तो कहते हैं मित्रों कि बलीचा नाम का एक दर्रा था और इस दर्रे को क्रॉस करते समय चेतक की क्या हो गई? चेतक की मृत्यु हो गई। यस, हेलो, महाराणा प्रताप की के घोड़े चेतक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कौन से दर्रे को क्रॉस करते हुए? बलीचा दर्रे को क्रॉस करते हुए। अब ये युद्ध इतना प्रसिद्ध युद्ध है कि इस युद्ध के बारे में अलग अलग इतिहासकार बहुत कुछ लिखते हैं। कोई कहता है कि ये युद्ध है हाथियों का युद्ध था, कोई कहता है कि ये युद्ध है वो बनास नदी का युद्ध है, कोई इसको मेवाड़ का मैराथन कहता है, तो कोई इसे थर्मोपोली भी कहते हैं, कोई इसे खमनोर का युद्ध भी कहते हैं, कोई इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। तो किस इतिहासकार ने क्या क्या कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही से प्रश्न पूछा जाता है। मैंने कहा कि किस इतिहासकार ने इसको बनास का युद्ध कहा, तो इतिहासकारों ने बनास का युद्ध, इस युद्ध को क्यों कहा बनास का युद्ध? इतिहासकारों ने इस युद्ध को हाथियों का युद्ध क्यों कहा? हाथियों का युद्ध क्यों कहा? इतिहासकारों ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध क्यों कहा? खमनोर का युद्ध क्यों कहा? इतिहासकारों ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध क्यों कहा? ध्यान रहे मित्रों कि ये हल्दी घाटी का युद्ध है, ये बनास नदी के किनारे लड़ा गया था। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे, इसलिए इतिहासकारों ने इसे क्या कह दिया? बनास का युद्ध कह दिया। और इस युद्ध में बहुत सारे हाथी थे, प्रताप की सेना के हाथी और मुगल सेना के हाथी, हाथियों से लड़ा गया युद्ध था, इसलिए इसको हाथियों का युद्ध कहा गया। पूछ ले कौन कौन से हाथी थे, तो बता दीजिएगा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी। पूछ ले प्रताप के घोड़े का नाम। घोड़ा तो था इसका चेतक। और हाथी की बात करें तो प्रताप के पास राम प्रसाद नाम का हाथी था और एक खांडेराव नाम का हाथी था और एक लूणा नाम का हाथी था, लूणा नाम का। जब प्रताप युद्ध से चला गया तो ये प्रताप नाम का जो हाथी है, राम प्रसाद नाम का जो हाथी है, ये कहते हैं मित्रों कि मुगल सेना के हाथ लग गया। और जब अकबर के पास इसको ले जाया गया तो अकबर ने इस राम प्रसाद हाथी का नाम बदल करके पीर प्रसाद कर दिया। क्यों कर दिया? अकबर कहता है कि ये मुझे मेरे पीर की, ये मेरे
ईश्वर की, अल्लाह की, मेरे पीर की दया से मिला है, इसलिए मैं इसका नाम चेंज करके क्या कर देता हूँ, राम प्रसाद की जगह पीर प्रसाद कर देता हूँ। यदि पूछ ले, इधर मुगल सेना है और मुगल सेना में हाथियों के नाम पूछ ले तो एक मर्दाना हाथी है। कौन सा? मर्दाना हाथी। ये किसका हाथी है तो बता देना, मानसी का हाथी है। किसका? मानसी का हाथी। और पूछ ले कि और कौन कौन से मुगल सेना में हाथी लड़ रहे थे तो बता देना, गजमुकत और गजराज। गजराज, ये तीन मुख्य हाथी लड़ रहे थे। किस सेना की तरफ से? मुगल सेना की तरफ से। और इधर प्रताप की सेना में राम प्रसाद नाम का हाथी, खांडेराव नाम का हाथी और लूणा नाम का हाथी युद्ध कर रहा था। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मैंने मानसी का तो बता दिया, लेकिन यदि आपसे ये पूछे कि अकबर के हाथी का नाम क्या है, अकबर के हाथी का नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ये मेरा प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया हाथियों का युद्ध और उसके बाद में खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध क्यों कहा, किसने कहा? याद रखिए कि इतिहासकार खमनोर का युद्ध इसलिए कहते हैं कि ये खमनोर की घाटियों में लड़ा गया था। किसमें? खमनोर की घाटियों में लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध को क्या कहा गया? खमनोर का युद्ध। और बोल दे कि गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध तो गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में लड़ा गया था, तो इसलिए इसे गोगुंदा का युद्ध। किसने कहा पूछ ले तो बता देना, बदायूनी ने। बदायूनी ने इसको क्या कहा? खमनोर का युद्ध। किस कौन से युद्ध को? हल्दी घाटी के युद्ध को। और मैं बता देता हूं कि बदायूनी ऐसा इतिहासकार था, ऐसा इतिहासकार था बदायूनी कि ये प्रत्यक्षदर्शी था। प्रत्यक्षदर्शी का मतलब सामने देख रहा था, राजपूत और मुगल सेना को लड़ते हुए देख रहा था और इतिहास लिख रहा था। यदि अच्छे से इतिहास पढ़ना है और महाराणा प्रताप मुगल के युद्ध को पढ़ना है तो आप बदायूनी की पुस्तक को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसने प्रत्यक्ष देख के लिखा है। और फिर कहते हैं कि जितने भी हिंदू कटे थे, हिंदू कटे, उनका जो रक्त था, उनका जो खून था, उनके रक्त से इसने अपनी दाढ़ी को रंगा था। किसको रंगा? दाढ़ी को। ये भी एग्जामों में पूछा जा चुका है, सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा इतिहासकार था जिसने हिंदुओं के रक्त से अपनी दाढ़ी को रंगा था? तो उसका नाम आएगा क्या? तो बदायूनी। उसके बाद में आगे बढ़े। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड मित्रों महाराणा प्रताप के संबंध में सबसे पहले तो ये कहते हैं कि मेवाड़ केसरी है। क्या है? मेवाड़ केसरी है। और कर्नल जेम्स टोड इसको हल्दी घाटी का वीर भी कहते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ केसरी किसने कहा प्रताप को? तो बता देना, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपोली। ये थर्मोपोली स्थान कहाँ है तो बता देना, एक बार फारस एंड यूनान के मध्य युद्ध हुआ और यूनान का सेनापति था जिसका नाम था लियानोडास। यूनान का एक सेनापति जिसका नाम था लियानोडास। ये लियानोडास फारस की सेना और यूनान की सेना आपस में युद्ध कर रही थी और थर्मोपोली नाम का एक स्थान था यूनान का, उसमें लड़ रहा था लियोनाडास और महाराणा प्रताप की तरह ये संघर्ष कर रहा था। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि मेवाड़ का हर एक युद्ध क्षेत्र थर्मोपोली है और मेवाड़ का हर एक सैनिक है वो लियोनाडास है। इसलिए इसने कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। ऐसे वर्णन करते हुए इतिहासकार आगे बढ़ते हैं और फिर हल्दी घाटी के बारे में कुछ इतिहासकारों ने और लिखा है कि ये जो हल्दी घाटी है, ये जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन स्वतंत्रता सेनानियों का, किसका? स्वतंत्रता सेनानियों की स्वर्ग भूमि है। कौन सी? स्वर्ग भूमि है। हल्दी घाटी को इतिहासकारों ने स्वतंत्रता सेनानियों की स्वर्ग भूमि भी कहा है। फिर क्या हुआ? मानसी पकड़ नहीं पाया, जीते दी नहीं मार पाया महाराणा प्रताप को और मानसी हताश होकर के वापस लौट जाता है। जैसे ही वापस लौटता है तो अकबर नाराज हो जाता है मानसी से, मानसी को बाहर निकाल देते राज्य से
और कुछ दिन बाहर रहने के बाद में मानसी वापस आता है और अकबर पुनः राजी हो जाता है। अब मानसी क्या करता है, शिष्टमंडल से काम नहीं चला, युद्ध के लिए सेना उतार दी, फिर भी महाराणा प्रताप हाथ नहीं लगा, तो अब फिर सैनिक अभियान करते हैं। तो ध्यान रखना मित्रों, मानसी ने अकबर ने फिर 1577 में एक अभियान किया, और फिर 1578 में एक अभियान किया, और फिर 1579 में एक अभियान किया। ये 3 सैन्य अभियान थे, इसके 3 सैनिक अभियान थे। इन तीनों ही अभियान में किसको भेजा गया तो बता देना, शाहबाज खां को भेजा गया। और शाहबाज खां तीसरे 1589 वाले अभियान में यह शाहबाज खां महाराणा प्रताप के हाथों मारा जाता है। फिर 1580 में एक अभियान और किया गया, और अब भेजा गया किसको तो बता देना, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया। फिर भी महाराणा प्रताप हाथ नहीं लगा, तो फिर अंतिम अभियान करते हैं कब तो बता देना 1584 में। अब भेजा गया किसको तो बता देना, जगन्नाथ कछावा को। अब किसको भेजा गया तो बता दीजिएगा, जगन्नाथ कछावा को भेजा गया। ये अभियान थे महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में। फिर भी महाराणा प्रताप हाथ नहीं लगता है किसके, अकबर के। अब अकबर एकदम से हताश। कथ्य है कि मित्रों महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहा था, और तपस्या चढ़ा रहा था धनुष की। उस समय 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। बहुत बड़ा विस्तृत है महाराणा प्रताप, मैंने बहुत ही शॉर्टली करवाया है, कोशिश की है इंपोर्टेंट और शॉर्टली करवाया जाए। ऐसे तो महाराणा प्रताप को आप है जो 5-6 घंटे पढ़ेंगे तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। तो ये थोड़ा सा ये भी याद रखें कि महाराणा प्रताप का जन्म है वो 1540 में हो रहा है, और महाराणा प्रताप राजा 1572 में बन रहा है, और महाराणा प्रताप की मृत्यु है 1597 में हो रही है। तो ये तिथियां याद रखें। कितने वर्ष की उम्र में राजा बना तो 32 वर्ष की उम्र में, और कितने वर्ष तक राज किया तो ये 35 वर्ष की बात करते हैं, सॉरी 25 वर्ष की बात करते हैं। ऐसा सा याद रख लीजिएगा, ये तिथियां भी याद रखें, थोड़ा सा इस पे भी गौर कीजिएगा कि महाराणा प्रताप राजा कब बना है 1540 में, और जन्म कब हुआ 1540 में, राजा बना है 1572 में, और मृत्यु हो गई है 1597 में। ये ईस्वी है, और विक्रमी संवत 1597 में पूछ ले तो जन्म है। अंतिम रूप से डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध क्या हुआ, निर्णायक रहा। आज की क्लास में इतना ही, क्लास लंबी हो गई है, और मैंने जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से एग्जामिनर पूछ सकते हैं अच्छे प्रश्न, उन्हीं को छूने की, उन्हीं को टच करने की कोशिश की है। तो इस क्लास को अच्छे से एक बार नहीं 2-3 बार देख लीजिएगा मित्रों, और अपने खुद स्वयं हैंड राइटिंग से अपने खुद के नोट्स बनाए, अच्छे नोट्स बना करके, और एक शॉर्ट पेज तैयार करें, उस शॉर्ट पेज को अपने पास रखे, और जब भी आपको लगता है कि यार बैठे हैं 20 मिनट 10 मिनट का समय है, तो उस पेज को रिवाइज करते रहे। और महाराणा प्रताप मैं बता देता हूँ, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, ये 4 ऐसे शासक है मेवाड़ के जिनको जितना रटोगे उतना फायदेमंद रहेगा। इन 4 में से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि महाराणा प्रताप से प्रश्न नहीं पूछे गए तो फिर मेवाड़ का इतिहास नहीं है। और एग्जामिनर यदि राजवंश की बात करें तो फिर वो पेपर भी पेपर नहीं होगा जिसमें महाराणा प्रताप का प्रश्न नहीं होगा। कर्नल जेम्स टोड लिखता है मित्रों कि यदि महाराणा सांगा और प्रताप के बीच में उद्देश्य नहीं आता तो मेवाड़ का इतिहास के पन्ने और भी उज्जवल होते। खैर जो भी हो, बड़ा लंबा हो जाएगी आज की क्लास, इतना काफी है। आज की क्लास में इतना है, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।